गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत समास पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। इसको हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, शब्द क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है और इनसे शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है। शब्दों की रचना के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके द्वारा शब्दों की रचना होती है। तो शब्द रचना की जो तीसरी विधि है वह क्या है? समास। तो आज हम लोग इस पाठ में समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, सामासिक पद या समस्त पद क्या कहलाते हैं, और उसके अंतर्गत पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आज आप लोगों का अध्ययन करने का विषय है समास। तो समास के विषय में पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, मिलाने का कार्य करते हैं, तो उन दो शब्दों के मिलने से जो हमें एक नया शब्द मिलता है वह क्रिया कहलाती है समास। और जो यह समास बनाने की क्रिया है, इस प्रकार से जो शब्द हमें मिलता है उस शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। बच्चों, समास में जो दो शब्दों के योग से हम शब्दों को बनाते हैं, समास बनाते हैं, वो जो दो शब्द होते हैं उसमें जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। इसके बाद जब हम इन समास पदों को, जो दो शब्द होते हैं, उनको जब हम मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं वह तो सामासिक पद कहलाता है। लेकिन जब हम फिर उन दोनों पदों को अलग करने का कार्य करते हैं तो यह होता है समास विग्रह बनाने की क्रिया। तो आइए देखते हैं। आपने पिछले पाठों में उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत शब्द रचना की विधि देखी और अब आपकी शब्द रचना की तीसरी विधि है समास रचना। तो अभी आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनाया जाता है उसे कहते हैं समास बनाने की क्रिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका शब्द दिया हुआ है धर्म और दूसरा शब्द है ग्रंथ, और धर्म और ग्रंथ शब्द को मिलाकर जो एक नया शब्द बना वह बना धर्म ग्रंथ। ऐसे ही आपका नीला शब्द है और कमल, नीला प्लस कमल नील कमल, लंबा प्लस उदर लंबोदर, 12 प्लस मासा 12 मासा, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। तो दो शब्दों के योग से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। तो आगे देखिए कि समास प्रक्रिया में
जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखा धर्म और ग्रंथ दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और उनसे एक नया शब्द बना धर्म ग्रंथ। और जब इन दोनों शब्दों का जो अलग अर्थ होता है भिन्न होता है और जो उससे एक नया शब्द बनता है उसका भी एक नया अर्थ हमारे सामने आता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे आपका धर्म ग्रंथ शब्द है तो धर्म आपका क्या हुआ, पूर्व पद हुआ और ग्रंथ आपका उत्तर पद हुआ। पहला शब्द के पहले आने वाले, प्रारंभ में आने वाले शब्द को पूर्व पद और बाद में आने वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो एक नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। राजा प्लस पुत्र। अब राजा और पुत्र में जो आपका पहला शब्द है वो क्या है, पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है पुत्र। और पूर्व पद और उत्तर पद के योग से जो एक नया शब्द बना उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही यश को प्राप्त, यश प्राप्त, स्नान गृह, स्नान गृह। तो बच्चों आपने देखा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो क्रिया है उसे हम समास कहते हैं और इस प्रकार के बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं राजपुत्र, ये आपका जो समस्त पद है उसे जब हम अलग करेंगे, उसका जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, तो यह प्रक्रिया क्या हुई, समास विग्रह कहलाती है। जैसे आपका यहाँ शब्द दिया हुआ है दाल रोटी। अब दाल रोटी शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा दाल और रोटी। दाल रोटी के बीच में जो योजक चिन्ह लगा हुआ है उसे और के रूप में वह दिखाई देने लगेगा और यह होता है समास विग्रह। जैसे माता पिता, जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। दोपहर, दो पहरों का समाहार। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। आजन्म, जन्म से लेकर। तो समास विग्रह किसे कहते हैं, समास पदों को वापस अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई गई हैं। जैसे समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम समास बनाने की जो प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें जो दो शब्द लेते हैं उन दोनों शब्दों के अर्थों में अंतर होता है। समास प्रक्रिया में
दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। जब हम समास बनाते हैं तो उसमें समास के कई भेद होते हैं। उसमें से एक भेद ऐसा भी होता है कि जब दो शब्दों का योग होता है तो वह दोनों शब्दों का योग किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। शब्दों को जोड़ना और शब्दों को तोड़ना। शब्दों को जोड़ने पे वह एक समास का रूप ले लेता है और शब्दों को तोड़ने पे वह समास विग्रह का कार्य करता है। आगे देखिए समास के भेद। तो समास के भेद, समास को कई आधारों पर बांटा गया है। यहाँ पर दोनों पदों के बीच क्या संबंध है और क्या संबंध हो सकता है, यह देखते हुए समास के भेद किए गए। तो उनमें आपका जो पहला पद है वह क्या है कि पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा आपका है पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है। अगला आपका है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और अगला है कि पूर्व पद कोई अव्यय शब्द होता है। इन आपके पॉइंट किए हुए पदों को हम आगे पाठों में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। पहला आपका पॉइंट था कि पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। तो इसमें भी दो तरह के समास के भेद दिखाए गए हैं। पहला कारकीय संबंधों से युक्त समास, जिनमें कारकीय संबंध पाए जाते हैं, अर्थात कारक के परसर्ग और विभक्तियां पाई जाती हैं। ऐसा समास क्या है? तत्पुरुष समास। और कारकीय संबंधों से रहित समास, जिनमें कारक संबंधों का प्रयोग नहीं होता है। इस वर्ग में दो समास कौन कौन से आते हैं? कर्मधारय और द्विगु समास। तो पहला आपका है कि कारकीय संबंध युक्त समास। तो कारकीय संबंध जिनमें कारक के संबंधों का प्रयोग होता है, कारक की विभक्तियां अपनाई जाती हैं, ऐसा समास आपका होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है गंगा जल। अब गंगा जल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा गंगा का जल। अब जब आप उसका विग्रह किए गंगा का जल, तो उस बीच में जो का शब्द आ रहा है वह क्या है? कारक के परसर्ग या विभक्तियां। आइए देखते हैं, आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं समस्त पद और उनका विग्रह। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जन्मांध, जन्म से अंधा। देशवासी, देश का वासी। तो ये सारे जो आपके समस्त पद हैं और उनका जो विग्रह किया गया है, इसमें जो गगन को चूमने वाली, को, से, का, ये जो आपके कारक के परसर्ग और विभक्तियां हमारे सामने आई हैं, इन्हीं के कारण इन्हें तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। तत्पुरुष समास में कारकीय विभक्तियों और परसर्गों का प्रयोग होता है। देखिए
इन शब्दों में जो आपका पहला पद है वह उत्तर पद की तुलना में गौड़ है, और जो दूसरा पद है वह क्या है? उत्तर पद जो है वह मुख्य है, प्रधान है। तो इन समस्त पदों के बीच में जो कारकीय चिन्हों का प्रयोग हुआ है, को, से, के लिए, के द्वारा, का, के की, अधिकरण का लोप हो जाता है। जब हम उसे समस्त पद के रूप में देखते हैं तो उनमें इन चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो ये चिन्ह हमें दिखाई देने चाहिए, ये अनिवार्य हैं। ऐसे समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई गई हैं कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। समास का विग्रह करते समय इन कारकीय चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जब हम समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो उसमें वो कारकीय चिन्ह दिखाई देने चाहिए। जैसे देखिए, धर्म ग्रंथ, और जब धर्म ग्रंथ शब्द का हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म का ग्रंथ। तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब रचना, रची गई, तुलसी कृत। देश का वासी, देशवासी। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। दान करने वाला, दानवीर। ग्राम को गत, ग्रामगत। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। शरण में आगत, शरणागत। शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न। प्रेम का सागर, प्रेम सागर। आप पद बीती, आप बीती। युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। तो इनमें हमें कारकीय चिन्ह दिखाई देने चाहिए जब हम समस्त पदों का विग्रह करते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट है कारकीय संबंध रहित समास, अर्थात ऐसा समास जिसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग ना हो। ऐसे समास में दो समास हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आपका पहला है कर्मधारय समास। ये जो आपका कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। तो जिन समासों में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है, अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के उपभेदों में आपके दो समास आपके पाठ में दिए हुए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, और एक समास और होता है नय्य तत्पुरुष समास, जो कि आपके पाठ में उसके विषय में चर्चा नहीं की गई है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो विशेषण और विशेष्य के संबंध में कभी कभी आपका पूर्व पद विशेषण भी हो सकता है और कभी कभी पूर्व पद विशेष्य के रूप में भी हो सकता है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध, जैसे नील कमल। अब नील कमल में विशेषण आपका नील शब्द है और विशेष्य आपका कमल है, और उससे जो समस्त पद बना नील कमल, और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो ये होगा नीला कमल। ऐसे ही आपका है पीत प्लस अंबर, पीतांबर, और विग्रह करने पे शब्द होगा पीला अंबर, पीला वस्त्र। सत प्लस जन, सज्जन, अर्थात अच्छा। जन
या अच्छे लोग। कभी कभी विशेषण विशेष्य का क्रम बदल भी सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो विशेष्य है वह पहले भी आ सकता है पूर्व पद के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष, नर प्लस अधम, नराधम, नरों में अधम। अब देखिए उपमेय और उपमान का संबंध। कर कमल, यहाँ पे कर आपका उपमेय है और कमल उपमान है। समस्त पद आपका बना कर कमल और विग्रह करने पे कमल रूपी कर। किसी के हाथों की तुलना किससे की गई है? कमल के पुष्प से। मुख प्लस चंद्र, मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख। तो ये था आपका कर्मधारय समास। घन श्याम, घन के समान श्याम, कमल नयन, कमल जैसे नयन। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण हो या उपमान हो या गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये था आपका तत्पुरुष समास के उपभेदों में पहला भेद कर्मधारय। अगला आपका समास है द्विगु समास। द्विगु समास में जो उसका पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है और वह क्या होता है? गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता है। जैसे दोपहर आपका समस्त पद है दोपहर, जिसमें आपका दो संख्यावाची विशेषण है, पहर आपका विशेष्य है और विग्रह करने पे दो पहरों का समूह। पंचवटी, पंच प्लस वटी, 5 वटों वाली जगह। तिराहा, ती प्लस राहा, 3 राहों का समूह। त्रिफला, त्रि प्लस फला, 3 फलों का समूह। 12 मासा, 12 महीनों का समूह। तो द्विगुच समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है और पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन विग्रह करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यही कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में कुछ उदाहरण भी दिखाए गए हैं। जैसे आपका समस्त पद है त्रिफला। अब अगर हम उसे द्विगु समास के रूप में विग्रह करते हैं तो 3 फलों का समूह, और अगर कर्मधारय के रूप में उसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा कि 3 फल हैं जो। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार और 8 अध्याय हैं जो। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह और 4 भुजाएं हैं जो। चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहें हैं जहाँ। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रह हैं जहाँ। तो ये आपने देखा कि जो आपका समस्त पद है वह विग्रह करने पर 2 समासों में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से हम उसका विग्रह करेंगे वह उसी प्रकार से उसी समास में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि आपने द्विगु और कर्मधारय समास के रूप में देखा। अगला आपका पॉइंट जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान हो जाता है। तो ऐसा समास कौन सा होता है? ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौड़ होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और साथ ही यह जो तीसरा पद होता है वही मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। जैसे आपका शब्द है पीतांबर, पीत प्लस अंबर। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। तो और उदाहरण देखिए कि लंबोदर, लंबा उदर, और जब उसका विग्रह हमने किया तो हो गया लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जो तीसरा पद है वही मुख्य है, वही प्रधान है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। श्वेतांबर, श्वेत अंबरों वाली है जो, अर्थात सरस्वती। धर्मात्मा, धर्म में डूबी हुई आत्मा है जिसकी, अर्थात कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है जो धर्म में डूबा हुआ हो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो आइए देखते हैं द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, आप द्विगु समास के परिभाषा में पढ़े हैं कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वह संख्यावाची विशेषण होता है। और जब आप एक चीज़ जान चुके हैं कि जो समस्त पद हैं उनका हम जिस प्रकार से विग्रह करेंगे वह उसी समास में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो त्रिलोचन शब्द है, दशानन है, चतुर्भुज है, इन सभी शब्दों में जो पहला आपका पद है वो संख्या के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इन समस्त पदों का हम जिस प्रकार से विग्रह करेंगे तो वो द्विगु और बहुव्रीहि समास में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार, ऐसा जब हम विग्रह करेंगे तो वो द्विगु समास होगा। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही पंचवटी, 5 वटों का समूह, और 5 वटों के वृक्ष हैं जहाँ, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और 10 मुखों का समूह, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो इसलिए हम इन समस्त पदों का जिस प्रकार से विग्रह करते हैं वह उस समास के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला पॉइंट है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य होते हैं, ऐसा समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और या, अथवा, तथा आदि का लोप हो जाता है। कैसे लोप हो जाता है, जैसे आपका मान लीजिए समस्त पद है भाई बहन। अब भाई बहन, इसमें जो योजक चिन्ह लगा है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तब वो समुच्चय बोधक चिन्ह हमें दिखाई देगा, भाई और बहन। सुख दुख, सुख अथवा दुख।
माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दाल चावल, दाल और चावल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों प्रधान होते हैं। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अब ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में जो आपका प्रति शब्द है वह क्या है? अव्यय है। आजन्म, आ आपका अव्यय शब्द है। बाकायदा, बा आपका अव्यय शब्द है। भर आपका अव्यय शब्द है, भरपेट। यथासंभव, यथा आपका अव्यय शब्द है। अनुरूप, अनु आपका अव्यय शब्द है। तो अव्ययी भाव समास में उसका पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है, इसलिए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार हम लोग सारे समास के भेदों का जो उसको बांटा गया है उसको एक बार देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ऐसा समास जिसमें पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो। ऐसे समास को दो आधारों पे बांटा गया है, एक कारकीय संबंध युक्त समास और एक कारकीय संबंध रहित समास। उसमें आपका कारकीय संबंध युक्त समास जिसमें कारक के संबंधों का प्रयोग होता है, ऐसा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। और कारक जिसमें नहीं प्रयोग किए जाते हैं ऐसे समास कर्मधारय समास और दिग्गु समास हैं, जो कि तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। अगला आपका है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है, ऐसा समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। अब अगला समास पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, ऐसे समास में कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। पूर्व पद कोई अव्यय शब्द हो तो ऐसे समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास आता है। तो इस पाठ को पढ़ने और जानने के बाद हमने क्या सीखा, एक बार इसे दोहराते हैं। समास रचना प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास प्रक्रिया से बना नया शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद का जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के प्रमुख भेद हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास तथा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद किए गए हैं, कर्मधारय समास तथा दिग्गु समास। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, अर्थात तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच में जो कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विग्रह करने पे तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनको हम समस्त पद के रूप में उच्चारण करते हैं तो वो कारकीय चिन्ह गायब हो जाते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। दिग्गु समास जो तत्पुरुष समास का उपभेद है
उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समास विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और वही तीसरा पद मुख्य होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय और या अथवा का लोप कर दिया जाता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, उनको किन आधारों पर बांटा गया है, सामासिक पद क्या होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं तथा समास विग्रह क्या होता है। तो इस प्रकार हमने समास के द्वारा जो शब्दों की रचना होती है उसके विषय में जानने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक बातें आपको समझ में आई होंगी और यदि आपको कोई दुविधा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मैं उसे पुनः समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।